नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका नियमित क्लासेस देखने के लिए। क्योंकि वास्तव में जब आप लोग देखते हैं क्लासेस और लगता है कि यहाँ पढ़ने वाले हैं तो अच्छा लगता है। तीनों की तीनों क्लासेस जो हैं वो 1000 लाइक से ऊपर चल रही है, यानी लगभग 1000 से ऊपर बच्चे जो हैं वो क्लासेस को कंटिन्यू साथ साथ देखना चाहते हैं। क्योंकि व्याख्या और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रश्नों का बेजोड़ संगम साथ साथ चलेगा और ये क्लासेस एक सदाबहार क्लासेस की तरह मैं रिकॉर्ड करता हुआ चलूंगा। चलिए, तो आज हम टॉपिक लेंगे संज्ञा। और संज्ञा में आपने पहले जो पढ़ा है उससे मैं काफी कुछ नया पढ़ाऊंगा। और आपको ये लगना भी तो चाहिए ना कि सर वास्तव में संज्ञा जो है वो हमने सोचा इतनी थी, लेकिन आप हर बार कुछ नया बता भी सकते हो। चलिए, तो संज्ञा संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा यानी समधन ज्ञा। समधन ज्ञा का अर्थ हम पढ़ते हैं सम्यक ज्ञान, यही पढ़ते हैं। अब जब हम बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का क्या मतलब होता है, तो बात आती है कि सम्यक ज्ञान अर्थात होता है सही ज्ञान। यानी किसी भी शब्द का सही सही ज्ञान होना ही संज्ञा कहलाती है। ये वही संज्ञा है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं कि भाई जो संज्ञा होती है उस संज्ञा का मतलब होता है या उस संज्ञा का जो एक पर्याय होता है और वो होता है नाम। क्या होता है? नाम। अर्थात हर वस्तु का या संसार में जिस चीज का अस्तित्व है या नहीं है, हर किसी न किसी मतलब सबका एक नाम है। और इन नामों की संख्या पर जब हम जाते हैं तब हम देखते हैं कि आपके आसपास आपको जो चीज दिखाई दे रही है, मुझे मेरे इस जो स्टूडियो में जो चीज दिखाई दे रही है उसका कोई ना कोई नाम है। कोई कुर्सी है, कोई पेन है, कोई बोर्ड है, दीवार है, बल्ब है, पंखा है, एसी है, हर मतलब ए टू जेड चीज का नाम है। और लेकिन इन नामों की क्या लिमिट हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए आजकल इसको महानाम कहा जाता है। महानाम मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका नाम ना हो, है ना? कोई चीज नहीं है। हमने चाहे उसका अटपटा नाम रख रखा है लेकिन उसका नाम तो रख रखा है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। संज्ञा का पर्याय ही होता है नाम और इसको महानाम भी कहते हैं। अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि क्या संज्ञा के बिना भाषा की कल्पना की जा सकती है या नहीं? यानी अगर कोई भाषा है, चाहे किसी भी प्रकार की भाषा है, संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन सकती है या नहीं बन सकती है? बस इतना ही आपसे पूछा जा रहा है। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन सकती है क्या या नहीं बन सकती है? तो याद रखें, नहीं बन सकती। अगर किसी भाषा में हम सोचते हैं कि जिस प्रकार से क्रिया के बिना किसी वाक्य का निर्माण हो ही नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार संज्ञा के बिना कोई भाषा नहीं बन सकती। मैंने शब्द बोला भाषा, तो यह भी एक संज्ञा शब्द है। क्रिया, यह भी एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। और इसके अलावा आप यूं भी समझें कि संज्ञा शब्द जो होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। वो सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। संज्ञा सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। यानी अभी तक तो मैंने आपको संज्ञा शुरू ही नहीं करवाई है, सिर्फ कुछ बेसिक जानकारी पर चर्चा कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए, संज्ञा शब्द का अर्थ होता है समधन ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान। यानी किसी भी कोई भी वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है या फिर कोई स्थान है, व्यक्ति वस्तु स्थान, कोई जाति है, कोई भाव है, उन सब का सही ज्ञान ही क्या है? संज्ञा है। उन सब का सही ज्ञान ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो आप देखोगे स्त्री क्या है? स्त्री एक जाति है। हम देखेंगे पुरुष क्या है? एक जाति है। मेज क्या है? एक जाति है। चित्र क्या है? एक जाति है। नगर क्या है? एक जाति है। देश क्या है? एक जाति है।
जवानी क्या है? भाव है। मिठास, मिठास क्या है? भाव है ना। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे शहद, शहद क्या है? द्रव्य है। इसी तरह से हम अगर बात करेंगे सेना, सेना क्या है? समूह है। ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे सुरेश, सुरेश क्या है? ये व्यक्ति है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। यानी ये सारे संज्ञा शब्द हैं। और हमने तो ये भी पता लगाया कि इनमें कौन सी संज्ञा है, यानी मेज में कौन सी संज्ञा, चित्र में कौन सी, नगर में कौन सी, देश में कौन सी, जवानी में कौन सी, मिठास में कौन सी, ये ध्यान रखना हमारा अस्तित्व है। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ये परिभाषा हम तीसरी कक्षा से पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है बताइए? सबसे पहली दिक्कत यह आती है कि संज्ञा के भेद कितने। और आप जो कंपटीटर देख रहे हो, जो कंपटीशन देने वाले अभ्यर्थी हो, उनसे मैं एक बात बोलूं, ये चीज हमारी बार बार पढ़ी हुई है तो हमें लगता है कि ये सरल है, किंतु इसके बीच में आपको तो पूरी 1 घंटे की क्लास में 2 या 4 बातें ऐसी मिलेगी जिनसे आपको ऐसा लगेगा अच्छा हाँ ये चीज तो मेरे क्लियर हो गई, आज समझ आई। बाकी तो ये आपके पढ़ी हुई मानता हूं, लेकिन आपको कुछ लॉजिक बताए जाएंगे और वो देखना। संज्ञा के 3 भेद। सर अंग्रेजी आधार पर 5 भेद होते हैं क्या? गलत। संज्ञा के किसी भी आधार पूछे आप तो 3 पे अड़े रहो। संज्ञा हमारी किताब के अंदर संज्ञा के 3 भेद दे रखे हैं नवीन हिंदी व्याकरण में, तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। अब रही बात, मुझे एक याद आया, देखो जब भी आप कोई स्क्रीनशॉट भेजते हो तो मान लो मुझे टाइम नहीं मिलता तो कई बार जो है, जो स्टूडेंट हैं, साथी हैं, वो व्हाट्सअप चेक कर लेते हैं कि सर कुछ पूछ रहे हैं स्टूडेंट। तो एक आया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई नवीन हिंदी व्याकरण जो किताब है, नवीन हिंदी व्याकरण, इस किताब में लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। तो सर हम क्या माने? बिल्कुल देखो, मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि आप ऑथेंटिक किताब को ध्यान में रखते हुए चलो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्ण होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। अब ये किताबों में क्लियर कर नहीं रखा है, इसलिए सर हम किसको माने? तो आपको याद रखें, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट खोल के दूंगा, लेकिन आपको मानना क्या है? मानना वही है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स पूरे नवीन हिंदी व्याकरण के आधार पर तय हैं। तो आपको कंडीशन, ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों कभी नहीं आएंगे। सर किताब में वर्ण लिखा है, अगर ध्वनि आ जाए, नहीं आएंगे। अगर ध्वनि और वर्ण दोनों आ गए डिलीट करवा देंगे लोग, ये मान के चलना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो सही चीज पढ़ो, ठीक है। तो संज्ञा के भेद कितने? 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसमें हम एक चीज ध्यान रखेंगे, यानी व्यक्तिवाचक का नाम इसलिए नहीं है कि केवल व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसका जब विशेष नाम, व्यक्तिवाचक का मतलब हुआ कि उसका व्यक्तिगत नाम। अब व्यक्तिगत नाम का इसका भावार्थ में जाते हैं तो क्या होता है? उसका विशेष नाम। विशेष नाम का मतलब क्या होता है? कि उसके जैसा वो एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। बात समझ आई? अब जैसे मान लो हमने बात की नगर की, तो नगर में है जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि दुनिया के तमाम नगर। लेकिन हमने बात की बीकानेर की, बीकानेर की बात की, ये क्या हो गया? ये इसका व्यक्तिगत नाम हो गया। व्यक्तिगत का मतलब क्या हो गया? ये इसका विशेष नाम हो गया। क्या हो गया? ये इसका विशेष नाम। यानी राजस्थान का एक जिला जिसे बीकानेर कहा जाता है, जगह जगह बीकानेर नहीं है, तो ये उसका क्या हो गया? बीकानेर एक विशेष नाम हो गया। बात को समझे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह कभी नहीं होता है कि केवल व्यक्तियों का अध्ययन किया जाए, बल्कि विशेष का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा, इसमें आप शब्द याद रखना संपूर्ण। जैसे व्यक्ति में एक याद रखते हो विशेष, वैसे इसमें याद रखना संपूर्ण। सर ये कैसे समझ नहीं आ रहा? अभी सब समझ आएगा, रूपरेखा तैयार होने दो। भाव, भाववाचक संज्ञा में भाव इंपॉर्टेंट होता है और हर चीज में भाव होता है, हर चीज में भाव होता है, वो भी हम देखेंगे। फिर बात आती है जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं। ये जो जातिवाचक है, इस संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो ये दोनों भेद जातिवाचक के ही माने जाते हैं। विस्तार से वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि हम सबसे पहला अंतर जो समझेंगे,
सबसे पहला अंतर जो समझेंगे वो समझेंगे, क्या समझेंगे कि आखिर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में किस प्रकार से डिफरेंस करना चाहिए और किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमारी ये गलत ना हो। देखो, सबसे पहले आप दिमाग में एक चीज रखो कि जातिवाचक में वे तमाम शब्द आ जाएंगे जो संपूर्णता का बोध कराएंगे। संपूर्णता का मतलब आपको लगेगा ये तो इस तरह के तो और भी होते हैं, इस तरह के तो और भी होते हैं, यानी संपूर्णता का। अब जैसे मैंने लिखा नदी, मैंने क्या लिखा? नदी। नदी लिखा तो दुनिया में जैसे बोलता हूं नदी, तो इस नदी शब्द में दुनिया की संपूर्ण नदियां आ गई, सारी की सारी नदियां आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने कहा चंबल, अब ये क्या हो गई? ये नदी विशेष हो गई। बोलो हाँ सर, बिल्कुल सही बात। जैसे मैंने लिखा नगर, तो नगर जैसे ही लिखा, लेकिन मैंने जैसे ही लिख दिया जयपुर, अब ये क्या हो गई? विशेष हो गई। मैंने यहां लिखा राजधानी, लेकिन हमने लिख दिया राजधानी, तो बहुत सी राजधानियां, हमने लिख दिया दिल्ली। तो देखिए, ये संपूर्णता का बोध करा रही है। और जब उन संपूर्ण में से एक विशेष निकाल लिया जाएगा या उन संपूर्ण में से एक चीज निकालकर उसको विशेष नाम दिया जाएगा, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब कैसे? मैंने कहा यार आज मैंने नदी देखी, बहुत लंबी थी। अरे नदी देखी? कौन सी नदी देखी? लेकिन मैंने कहा आज तो चंबल नदी देखी, आज तो चंबल देखी। दिमाग प्रश्न ही नहीं करेगा, अगला प्रश्न ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, चंबल कहते हैं, उसके दिमाग में चंबल नदी आ गई। आज तो नगर जाके आया, नगर जाके आया कौन? आज तो जयपुर जाके आया, ये शहर जाके आया। कौन सा शहर? जयपुर, विशेष हो गया। अरे राजधानी की बात छोड़ो, किस राजधानी की बात कर रहा है? बोला अरे मैं जयपुर की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो आप समझ रहे हो बात? अब राजधानी, दुनिया की तमाम राजधानियां शामिल है, लेकिन दिल्ली विशेष हो गई। इसी तरह से जब हमने कहा ग्रंथ, तो ग्रंथ में तो दुनिया के तमाम ग्रंथ आते हैं, लेकिन जैसे ही हमने जो है गीता, रामायण, ठीक है, कुरान, इस प्रकार से जब हमने नाम देने शुरू किए, तो ये अब क्या हो रहे हैं? ये सारे हो जाते हैं विशेष। इसी तरह से हमने जब नाम दिया, मान लो कुत्ता, कुत्ता सा, अब कुत्ते शब्द में तो दुनिया के तमाम कुत्ते शामिल हैं। आप लोगों ने घर में अगर पाल रखे हैं तो वो भी कुत्ते शामिल हैं। आप लोग घर के बाहर जो गलियों में घूम रहे हैं वो भी कुत्ते शामिल हैं, है ना? आप जहां कहीं भी सड़कों पे घूमते देखते हो वो भी कुत्ते शामिल हैं। लेकिन क्या सारे कुत्ते शामिल हैं? सड़कों पे मरे पड़े हैं वो भी कुत्ते शामिल हैं। लेकिन उस कुत्ते में से एक विशेष कुत्ता हमने निकाल लिया और उस कुत्ते को नाम दे दिया जैकी, उसको हमने नाम दे दिया टॉमी, है ना? टॉमी नहीं है, टॉमी है, ठीक है। इसी तरह से उसको नाम दे दिया हमने शेरू। अब ये क्या हो गया? अब ये कुत्ता नहीं है, अब ये कुत्ता विशेष हो गया। अब हम इसको कुत्ते कहकर नहीं बुलाएंगे, अब हम इसके बोलेंगे जैकी। अगर बोलेंगे अरे कुत्ता आ गया, तब तो दिमाग में लगेगा अरे कोई गली का कुत्ता नहीं आ गया हो। लेकिन जैसे हम बोलेंगे जैकी कहां गया, इसका मतलब हम उस कुत्ते विशेष की बात कर रहे हैं। जब संपूर्ण में से कोई विशेष निकाल लिया जाएगा तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ऐसे ही मान लो हमने लिख लिया बिल्ली, क्या रख दिया? बिल्ली। तो बिल्ली का हमने नाम पूसी कैट, पूसी कैट अगर आपने बचपन में पढ़ रखी है तो बिल्ली को हमने क्या दे दिया? एक विशेष नाम दे दिया। इसी तरह से लड़का, लड़के शब्द में लड़के खड़े हो जा, पढ़ाते समय टीचर कह रहा है लड़के खड़ा हो जा। अब लड़का कौन सा? सारे लड़के बैठे, कौन सा खड़ा होगा? लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि महेश खड़ा हो जा, अब महेश ही खड़ा होगा। इसी तरह से मान लो लड़की, तो लड़की में सेम वही बात है। सुनीता, तो अब सुनीता विशेष हो गई, ठीक है। इसी तरह से मान लो हमने बात ले ली, जैसे क्या ले लिया? पुरुष, तो अब पुरुष में से दुनिया के तमाम पुरुष शामिल हैं, लेकिन पुरुष में से मान लो राकेश, अब ये क्या हो गया? एक विशेष हो गया। इसी तरह से मान लो जब बात करेंगे नक्षत्र, तो नक्षत्र में दुनिया के तमाम नक्षत्र हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे सूर्य की तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में विशेष हो जाएगा। जब हम बात करेंगे देश की, तो ये देश तो दुनिया के तमाम देश हैं, लेकिन भारत ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसे ही जब मैं लोकल उदाहरण एकदम लेटेस्ट देता हूं, पेन, और एक हमने बोल दिया रेनॉल्ड पेन, अब ये क्या हो रहा है? ठीक है। ऐसे ही हमने ले लिया फल, और फल में से एक निकाल ली अनार, तो अब ये क्या हो रहा है? ये विशेष की ओर जा रहे हैं। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप समझने का प्रयास करें। आपके, अब मैं आता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे। जैसे मेरे आसपास कुर्सियां पड़ी है, मैंने शब्द लिया कुर्सी, कुर्सी बोलते ही सारी कुर्सियां आ गई ना,
है ना, तो इसका मतलब ये जातिवाचक है। लेकिन मैंने कहा, अब जैसे मान लो आपकी स्पेशल कुर्सी होती है, जैसे तो हम बोलते हैं मेरी वाली कुर्सी ला। मेरी वाली का मतलब क्या हुआ, मेरी वाली यानी वो कुर्सी विशेष है, वो बाकी कुर्सी से थोड़ी अलग है, और उस कुर्सी को मेरी वाली एक तरह से टैग दिया है, यानी विशेष दे दिया हमने, तो समझ जाएगा कि हाँ सर वाली कुर्सी। समझ गए बात आप। फैन, फैन यानी पंखा, पंखा दुनिया के तमाम पंखे शामिल है, लेकिन जैसे हमने कहा उषा, तो अब ये पंखा विशेष हो गया। ठीक है, मान लो वहां उषा का है, खैतान का है ना, इसी तरह से अलग अलग पंखे हैं, लेकिन मैंने बोला उषा का पंखा, तो क्या हो गया, जैसे आप दुकान पे जाते हो, साहब फैन लेना है, कौन सा लेना है, उषा का, बात खत्म, बात खत्म। अब बात साहब ऐसी लेनी है, कौन सी लेनी है, वोल्टास की लेनी है, या फिर एलजी की लेनी है ना, मुत्सुबिशी की लेनी है, सोनी की लेनी है, कौन सी लेनी। जैसे आप कंपनी का नाम लेते हो वो हो जाता है विशेष। तो ये तरीका कहलाता है संपूर्ण और विशेष, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला आप एक काम करो, सब पुस्तक लेके आना। अरे सर कौन सी पुस्तक लेके आना है, मैंने उस पुस्तक का नाम दे दिया आरोह लेके आना, या मैंने उसका नाम दे दिया वितान लेके आना, या मैंने उसका नाम दे दिया कृतिका लेके आना। समझ गए बात आप। तो ये क्या है, ये पुस्तक विशेष हो गई, हुई कि नहीं हुई, बोला सर बिल्कुल पुस्तक विशेष हो गई। अब आगे आइए, जैसे अब मान लो एक जाति शब्द है, ये जाति शब्द भी तो क्या है, ये विशेष हो गई। ये जाति शब्द भी क्या है, ये विशेष हो गई। लेकिन जब इसमें से जाति एक विशेष निकाल ली, जैसे राठौड़ जाति है, विशेष जाति हमने निकाल ली, ठीक है, हमने निकाल ली जाट, निकाल ली हमने, निकाल ली विश्नोई, निकाल ली हमने यादव। ये जो सारी जातियां जो है, मेघवाल, मीणा, ये सारी जातियां क्या, ये विशेष निकल रही है। अब ठीक है, वो अलग मैटर है कि इसके अंदर गोत्र और आते जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात आप। जरूरी नहीं है कि किताबों में जितने उदाहरण लिखे हुए हैं उन्हीं को बार बार पढ़ते रहो। आपके आसपास लेटेस्ट बहुत से उदाहरण होते हैं, आप उनके माध्यम से भी समझ सकते हो, इसमें कोई संदेह ठीक है, आप उदाहरण लीजिए, देखिए, मतलब आप व्याकरण के साथ खेलिए। मोबाइल लिया, ये लो साहब मोबाइल तो सारे होते हैं, मैं तो सैमसंग का लाया। अच्छा सैमसंग, हाँ बात खत्म हो गई, लगभग बात खत्म हो जाती है। सैमसंग, सर इसमें भी तो गैलेक्सी सीरीज आती है, ए सीरीज आती है, एम सीरीज आती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मान लो अब और उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे पर्वत। ठीक है, तो पर्वत में दुनिया के तमाम पर्वत शामिल हैं, लेकिन जैसे ही हमने कहा भाई साहब हम बात कर रहे हैं नीलगिरी, हम बात किसकी कर रहे हैं, नीलगिरी पर्वत की बात कर रहे हैं, तब यहां पर क्या हो जाता है, तब यहां पर हो जाता है विशेष, है ना। इसी तरह से नदी हो गया, पर्वत हो गया। ठीक है, और उदाहरण बताओ, देखें और कोई उदाहरण, जैसे 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 पुस्तक हो गया, किताब हो गया, जैसे कुर्सी, कुर्सी में तो क्या होगा, जातिवाचक में जाएगी मोस्टली। ठीक है, और कोई उदाहरण आप टैग करके बताओ देखें। और जैसे शहरों का तो हो गया, ठीक है, प्राणियों का, बाकी लगभग आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं मैं, है ना, मिटा देता हूं। ये लीजिए पर्वत वगैरह आप समझ गए। अब एक बात समझ आती है, देखो, अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था जानवर, जानवर शब्द कि इसमें कौन सी संज्ञा, तो आप बोलोगे सर इसमें जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ओके, आपको समझ आ गया कि जानवर शब्द में कौन सी संज्ञा है, जानवर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका मतलब एक जानवर विशेष, जिसको हमने क्या बोल दिया, कुत्ता, तो कुत्ते में क्या हो जानी चाहिए थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सर आपने तो अभी बताई थी कुत्ते में तो जातिवाचक संज्ञा है, तो फिर सर आप यहां पर बता रहे हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें हमने बाद में देखा कुत्ता लेके आए हूं, अरे कौन सी नस्ल का है, यानी जैसे पोमेरियन बोल दिया, या है ना, तो ये क्या हो गई उसकी, पोमेरियन कुत्ता। अब ये क्या हो गया, बाकी प्रजातियों के कुत्ते से ये क्या हो गया, विशेष, और उसको आप घर लेके आए और घर लेके आके उसको नाम दे दिया जैकी। तो इसका मतलब सर कुत्ता जातिवाचक है या जानवर जातिवाचक है, या ये जातिवाचक, तो इसमें आप यूं समझें कि जब इस प्रकार से वर्गीकरण होता है तो स्टूडेंट घबरा जाता है कि पता नहीं जानवर होगा, कुत्ता होगा, जैकी होगा। देखो, तब देखिए जहां वर्गीकरण जाके रुकता है वो एक तो होता है व्यक्तिवाचक, और बाकी ऊपर वाले तीनों के तीनों क्या होते हैं, वो जातिवाचक में ही आते हैं। अच्छा, ये लॉजिक था बिल्कुल। अब जैसे मान लो मैंने दे दिया फल, तो फल में तो आपको पता है जातिवाचक होता है, लेकिन एक फल विशेष जिसे हमने दे दिया आम। ठीक है, और आम को भी हमने बोल दिया दशहरा आम। ठीक है, क्या हो गया, दशहरा आम। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया व्यक्तिवाचक, कौन सा, जहां वर्गीकरण आके रुका
ये हो गया व्यक्तिवाचक, ये हो गया व्यक्तिवाचक, और ये दोनों क्या हो गए, जातिवाचक। ये दोनों क्या हो गए, जातिवाचक। अब आप समझ आ रही बात। अब आप इसको और अच्छे से एक उदाहरण से और देखो, ठीक है। इसको उदाहरण मैं यहीं समझा देता हूं, है ना। यहीं समझा देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में रहे। देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, इस बार हमें ऐसा पढ़ना है एक बार में ही, कि बार बार हमें पढ़ना नहीं पड़े। और मैं आपको फिर बता दूं कि धैर्य से पढ़ेंगे। इस बार की जो व्याकरण क्लासेस हैं, उसके बाद मुझे व्याकरण की थ्योरी की क्लासेस कभी देनी ही ना पड़े, इस हिसाब से सोच के मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब बात कीजिए, मान लो जैसे किसी ने मोबाइल में पूछा कौन सी संज्ञा है, तो हमने कहा साहब इसमें जातिवाचक है। मोबाइल में हमने ले लिया सैमसंग, तो ये सर सैमसंग, सैमसंग का फिर वर्गीकरण हो रहा है गैलेक्सी, या वो क्या बोलते हैं, गैलेक्सी यानी वो मतलब आकाश तारा को शायद बोलते हैं गैलेक्सी, है ना। गैलेक्सी में भी फिर सर ना एम सीरीज है, और एम सीरीज में भी एम जो है 7 है, और सर M7 में भी मेरा मोबाइल M7 जो है वो प्रो है। आप ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो, पहले तो ये बताओ। बस मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको समझना। जरूरी नहीं है कि रटा रटाया ज्ञान ही प्राप्त करें, जरूरी नहीं है कि जो किताबों में दिया हुआ है उतना ही पढ़ें। टॉपिक को समझना अलग होता है, किताबों के आधार पर किसी से बहस करना अलग होता है। इसलिए आप दिमाग में रखें, आप किताबें नवीन हिंदी व्याकरण ही पढ़ें, विशेष रूप से बहुत अच्छी किताब है। और अगर उसमें आपको दिक्कत आती है, निश्चित रूप से आप जो है पूछें। देखो, एकदम से कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है अनावश्यक क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ बड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा जवाब से कि सर ना गुस्सा हो गया। याद रखें, गुस्सा किसी बात पर नहीं है, कभी गुस्सा नहीं है। पढ़ने वाले पर किसी बात पर गुस्सा नहीं है, नहीं पढ़ने वाले पर तो गुस्सा आता है, भले वो छोड़ के जाए, आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो घबराएं बिल्कुल नहीं, आप भेज के छोड़ दें, रिप्लाई आपको समय पर मिल जाएगा। अब आपने इस प्रकार देखा है ना, बोला हाँ सर देखा है। तो इसका मतलब ये मोबाइल का वर्गीकरण, सर आपने तो बताया था मोबाइल जो है वो जातिवाचक और एक विशेष हो गया, सैमसंग ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो सर ये तो आगे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, क्या करें। मैंने क्या कहा, जहां तक वर्गीकरण चले तो वो वर्गीकरण आके रुका M7 प्रो, इसके बाद में कोई फोन आया नहीं। तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक। और ये बाकी सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए जातिवाचक। ये क्या हो गए, मैंने आपको क्या कहा कि व्यक्तिवाचक मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं है। तो सर M7 प्रो के तो बहुत से वर्जन होते हैं ना, ऐसे तो सुरेश होते हैं ना, वो भी एक क्लास में 4-4 हो जाते हैं। ऐसे तो सीता है ना, वो भी क्लास में 3-3 हो जाती है ना। ऐसे तो मेघवाल भी क्लास के अंदर 4-4 5-5, मीणा है 4-4 5-5 हो जाते हैं जहां स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वो मैटर नहीं करता, आप समझदार हो तो इसको समझ चुके हो, समझ गए बात आप। तो ये होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में भेद। तो सर इसी तरह से पढ़ोगे नहीं, अब मैं आऊंगा वापस आपको थ्योरी पर लेके, है ना। अब देखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, ध्यान से समझना, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, बार बार विशेष लिखा हुआ नहीं है, लेकिन विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आप जब ये इतने सारे देखोगे, इतने सारे, तब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि देखते हैं, आप इसका जातिवाचक रूप पढ़ते चलो। अशोक लड़का, प्रदीप लड़का, नवीन लड़का, किरण लड़की, गीता लड़की, यानी ये व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, ये चीन, जापान, भारत, ईरान, पाकिस्तान, ये सारे विशेष हैं, देशों के नाम विशेष हैं, जिनसे सिर्फ यही देश जाने जाते हैं, बाकी ये सारे देश हैं। तो ये देश शब्द में कौन सी है, जातिवाचक। फिर नदी शब्द में कौन सी है, जातिवाचक। गंगा विशेष नदी, यमुना विशेष नदी, सरस्वती विशेष नदी, चंबल विशेष नदी, पनास विशेष नदी। ठीक है, शहर में जातिवाचक होती है, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, बीकानेर शहर, ये विशेष हो गए। ठीक है, ग्रंथों में जातिवाचक होती है, गीता, महाभारत, रामायण आदि। अब बताओ, मतलब देखो, हमने वहां समझ लिया ना, तो यहां समझना कितना इजी हुआ, मुझे ज्यादा वेस्ट करना ही नहीं पड़ा टाइम, है ना। ये चीज होती है, समझने का तरीका ये होता है, पढ़ने का आनंद ये होता है। पर्वत जातिवाचक होती है संज्ञा, पर्वत में जातिवाचक संज्ञा होती है। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक हैं। महीने, हाँ देखो ये अच्छी बात है, महीना शब्द में, अरे यार मैं उस महीने में जाऊंगा, अरे किस महीने में, अरे यार मैं मार्च में जाऊंगा, अक्टूबर में जाऊंगा, नवंबर में जाऊंगा। तो महीना जातिवाचक, लेकिन ये सारे महीने क्या हैं, विशेष महीने हैं। नक्षत्र जातिवाचक, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये क्या हैं, विशेष हैं। इसी तरह से इनके अलावा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, महत्वपूर्ण फैक्ट,
है ना, याद करोगे एनडीसी क्लासेस को। एनडीसी क्लासेस पर चाहे नरेंद्र दान चारण हो, चाहे ऋचा मैडम हो, चाहे इन फ्यूचर कोई भी टीचर उतरेगा, सबसे पहला हित स्टूडेंट्स का हित रहेगा। जब कॉलेज में पढ़ता था तब एक बार जो है मतलब मैडम ने कई बार बोल दिया था, मुझे याद है, जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमारे में किशोरावस्था होती है, तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चों में थोड़ा बंदर सेना यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा उबाल ज्यादा रहता है, तूफान है और संघर्ष का काल रहता है। तो दहेज प्रथा के खिलाफ बोला कि आजकल के बच्चे नहीं, तब एक बार आदत रहती है कुछ बच्चों की हाथ ऊपर करना कि नहीं हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, कि वो तो शादी होगी तब देखा जाएगा। ठीक वैसे ही इसी प्रकार बोल देते हैं कि है ना बड़े होकर हम जो है निशुल्क पढ़ाएंगे, अगर हमारे पास भी ऐसी काबिलियत होगी तो। ठीक है, पहले ये सोचते थे कि केवल पैसा होना जरूरी है, लेकिन अब पता चला पैसे से भी पार नहीं पड़ती, आपका विजन और आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शक्ति है ना अगर आप, तो वो काम कर लोगे। याद रखना, इच्छा शक्ति के बल पर ही गरीब बच्चा आईएएस बनता है, इच्छा शक्ति के बल पर ही एक बाहर खंबे की रोशनी में पढ़कर बच्चा जो है आईपीएस बनता है। इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। तो वो जो सपना था कि बड़े होकर निशुल्क पढ़ाएंगे, जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचेंगे, अच्छा लगेगा, पहुंचे ना, सेम ऐसी सिचुएशन है। तो यहां पर जो टीचर आएगा वो स्टूडेंट का हित सबसे पहले रखेगा। तो आप इसे समझें, पेड क्लासेस का जो कीड़ा दिमाग में है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो निशुल्क का महत्व समझता है उसके लिए रामबाण है। अब देखिए, इनके अलावा त्योहार, इनके अलावा क्या है, इनके अलावा त्योहार, त्योहारों के नाम। अब मैंने बोल दिया कि यार वो त्योहार आने वाला, अरे कौन सा त्योहार, होली दिवाली ईद, कौन सा त्योहार। ठीक है, तो त्योहार में जातिवाचक है, लेकिन त्योहारों के नाम में स्थान, जितने भी स्थान के नाम, इंदिरा कॉलोनी, व्यास कॉलोनी, ठीक है, अब जैसे वहां कीड़ीमाल, आसिंद, ठीक है, उदयपुर में मावली, फतेहनगर, मैं तो जो जानता हूं वही बोलूंगा। जैसलमेर में भी इंदिरा कॉलोनी है ना, हमारे बीकानेर में भी इंदिरा कॉलोनी है। इस तरह से ये स्थानों के नाम। जानवरों के नाम, तो सर जानवरों के नाम तो सर आपने अभी कुत्ता जानवर का नाम था, वो तो जातिवाचक में बताया था। मतलब सर जानवरों के नाम, तो जानवर तो जातिवाचक है, लेकिन जानवर का नाम, जैसे मान लो सर अगर हम पूछें सर घोड़ा आ जाए तो सर घोड़ा किस में जाएगा, अरे घोड़ा किस में जाएगा, अगर घोड़ा है तो आप जातिवाचक। लेकिन जैसे ही अब हो गया मारवाड़ी घोड़ा, अब ये क्या हो गया सर, ये तो विशेषण हो गया, नस्ल हो गई। अरे नस्ल नहीं, मतलब घोड़ों में से, अरे यार वो मारवाड़ी घोड़े को लेकर, अरे वो मेवाड़ी घोड़ा, ये क्या हो जाती है, वर्गीकरण जहां तक जाता है वहीं तक। तो सर हम कैसे याद करें वहां, हम कैसे याद करें सर, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें वर्गीकरण कहां तक करना है। सर हम कैसे पता लगाएंगे कि जो जानवर है, कुत्ता है, पोमेरियन है, जैकी, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है तो मैं बता दूं, संज्ञा के जैसे ही संज्ञा कंप्लीट वैसे ही टेस्ट होगा। मैं खुद प्रश्न लाऊंगा अपने बनाए हुए, है ना। इस बार 15-20 क्वेश्चन तो मैंने बना लिए हैं, छुट्टियां होने वाली है ना, तो पहले ही बना लिए। तो मैं खुद बताऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है। अरे आपको जैसे मान लो सपोज दैट आप, फिर भी मैं बीच में बताऊंगा एक बार, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है ना नए होते हैं, घबरा जाते हैं। 4 ऑप्शन है, मैंने यहां लिखा घोड़ा, मैंने यहां लिखा पर्वत, ठीक है, मैंने यहां लिखा घोड़ा, ध्यान से समझना मेरी बात, घोड़ा, पर्वत, ठीक है, नदी, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है, और शहर। समझ गए बात। आपसे पूछा गया इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, आपसे पूछा गया इन चारों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, आपसे पूछा गया इनमें चारों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। मैं दावे के साथ कहता हूं आप में से सबका आंसर घोड़ा होगा, और 100% एकदम सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे पर्वत, नदी, शहर पूर्ण रूप से जातिवाचक संज्ञाएं हैं, इसका वर्गीकरण नहीं हो रहा है। अब बात समझना, मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझना। अब क्या हुआ, यहां पर आ गया मारवाड़ी घोड़ा, क्या आ गया, मारवाड़ी घोड़ा, और यही 4 ऑप्शन आए और आपसे पूछा कि यहां बताइए भैया इसमें से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसकी है। मैं दावे के साथ कहता हूं आपने जिन्होंने पढ़ रखा है वो अब घोड़े को नहीं करेगा, अब मारवाड़ी घोड़े को करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करती है, ना कि जो रटते हैं ना, ठीक है, रटने से पेपर आपका सही हो रहा है तो बस ठीक है, दिख रही है दिखाओ, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो आप ऑप्शन के आधार पे चलोगे कि अच्छा इसमें से 3 को अलग कर दिया, ये लीजिए ये सही हो गया। समझ गए बात आप। तो इसके अतिरिक्त त्योहार, स्थान, जानवर, कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है,
समाचार पत्र, अब जैसे समाचार पत्र है तो समाचार पत्र में जातिवाचक संज्ञा है। अब समाचार पत्रों के नाम हो गए दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, है ना, इंडिया टुडे, ये इस तरह से नाम हो गए। ऐतिहासिक युद्ध, बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक युद्ध जो हैं वो शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत से युद्ध हैं। अरे यार उस युद्ध में क्या गजब लड़े, अरे कौन से युद्ध में कौन लड़े, हाँ उस युद्ध, अरे तराइन के प्रथम युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अरे मैं हल्दी घाटी के उस युद्ध की बात कर रहा हूं जिसकी, जो आज भी राजस्थान के वीरों की थाती है, उस हल्दी घाटी की बात कर रहा हूं जहां की माटी भी चंदन है, जहां, है ना, माटी भी क्या है, चंदन है, जहां की माटी, वो एक वो गीत चलता है, चंदन भी है माटी, है ना। खैर मतलब आज भी जो लोग जाके आते हैं कहते हैं वास्तव में ऐसी ऐसी धरती जहां जहां जाते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यानी युद्ध की बात करें, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, है ना, खानवा का युद्ध, इस तरह से युद्ध विशेष हो जाते हैं। और हमारे बीकानेर के अंदर एक मतीरेरी राड़ और उबड़ी है ना, तो मतीरे की राड़, तो इस तरह से ये ऐतिहासिक युद्ध होते हैं। ठीक है, ये सारे नाम विशेष संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात को समझना, ये जो त्योहार, स्थान, जानवर, वस्तु, समाचार पत्र और ऐतिहासिक युद्ध, इन पर्टिकुलर नामों में तो जातिवाचक है, लेकिन इनके जब नाम आ जाएंगे, तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, है ना, पानीपत का युद्ध, तब व्यक्तिवाचक हो जाएगी। राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, तब व्यक्तिवाचक हो जाएगी, है ना। स्थानों के नाम, जो भी आपकी जगह है उनके नाम, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा निरर्थक होती है। सर ये समझ नहीं आया कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा निरर्थक कैसे होती है। मैं बताता हूं। एक लड़का है, एक लड़का है, ये जो आपको समझ नहीं आता ना सार्थक और निरर्थक, मैं बताता हूं। एक लड़का है, उस लड़के का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, सुरेश, मोहन, गणेश, कुछ भी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, बिल्कुल सर रख सकते हैं। लेकिन आप जो ऑलरेडी सुरेश है उसका नाम आप कुछ भी नहीं रख सकते। यानी इस सुरेश का अर्थ कुछ नहीं है, बस वो एक नाम है, वो उस नाम से जाना जाता है। लेकिन आप लड़के का, नदी का, जो भी जातिवाचक संज्ञा है वो सार्थक होती है, जबकि व्यक्तिवाचक क्या होती है, निरर्थक, क्योंकि वो अपना अर्थ अपने साथ रखती है। लेकिन यहां मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूं, इसके कई नाम रखे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कोई स्पेशल नाम नहीं रखा जा सकता, ये निरर्थक होती है। ये सरल तरीका याद करने का, बाकी आपकी इच्छा है। जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं। अब आपके दिमाग में तो है ही जातिवाचक क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति, मैं बार बार जो संपूर्ण शब्द बता रहा हूं ना, वो यही शब्द है, संपूर्ण, है ना, पूरी जाति, पूरे वर्ग का बोध करवाती है। यानी उस शब्द को सुनते, लिखते, पढ़ते ही दिमाग में एक चीज आएगी कि हाँ इसमें सारे आ गए, हाँ इसमें सारे आ गए, हाँ इसमें सारे आ गए। इस तरह से मनुष्य हम सब हैं, लड़की सब लड़कियां शामिल हैं, इस लड़का शब्द में दुनिया के तमाम लड़के शामिल हैं, स्त्री, पुरुष, पशु, गाय, दुनिया के तमाम गायें शामिल है कि नहीं है, घोड़ा, देख लीजिए किसमें आया, जातिवाचक में। मैंने कहा ना कि आपको वर्गीकरण करना होगा, और इसी घोड़े को हमने व्यक्तिवाचक में भी लिया था। तो ये पर्टिकुलर आपने अगर यहां पढ़ लिया तो जरूरी नहीं है रट्टा मार के मत जाना। यही तो एक अच्छे स्टूडेंट और एक मतलब थोड़े से लापरवाह स्टूडेंट में अंतर होता है। अच्छा स्टूडेंट समझ गया, चार ऑप्शन देखते हैं कि यार नदी, शहर, अरे इसमें यहां पूछ लिया कि साहब लड़की, लड़का, मनुष्य और घोड़ा, इन चार में से पूछा है कि व्यक्तिवाचक कौन सी है, लेकिन सर के नोट्स में तो चारों के चारों जो है वो जातिवाचक में लिखे थे। प्रश्न डिलीट होगा, कुछ भी तुक्का मार दे, नहीं गलत बात, उस वक्त इस घोड़े को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानवर का विशेष, एक विशेष जानवर है। ये विशेष लड़की नहीं हो सकती, लड़की मतलब लड़की है, लड़की में से विशेष लड़की है, ऐसा बैठेगा नहीं, इनका वर्गीकरण नहीं हो रहा है। बात को समझना, इसलिए रट्टा मत मारे, आप समझे इस बात को, ठीक है। पक्षी, पक्षी में जातिवाचक है, ठीक है। अब उसमें आ गया मोर, तो सर मोर को किसमें करना है, निश्चित रूप से मोर भी किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, भाई एक विशेष पक्षी है, लेकिन मोरों की भी प्रजातियां होती है, आगे वर्गीकरण। तो सर हमें कैसे करेंगे, ये प्रश्न कुछ समझ बैठ नहीं रहा है, समझ सब आ रही है, लेकिन आप चाहते हो एक साथ सब कुछ सीख लूं, असंभव। 2 क्लास में संज्ञा करवाऊंगा और तीसरी में ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, मैं एक ही क्लास में करवा सकता था, नहीं करवा रहा हूं। इसका मतलब मैं आपको पूरा पहले उधेड़ के और फिर एकदम सील दूंगा, चिंता मत करो संज्ञा को। ये लीजिए, मोर किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में भी, जातिवाचक में। सर ये क्या बता रहे हो, एक चीज दो में कैसे आ सकती है? आप बता रहे हो मोर व्यक्तिवाचक में भी आ सकती है, आप बता रहे हो मोर जातिवाचक में भी आ सकती है, ये कैसा होता है? ये होता है, वास्तविक स्थिति तो यही होती है।
ये तो आप रट्टा मारते हो, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, मेरे नोट्स, ये नोट्स मैंने भी तो किसी किताब से ही लिए होंगे, ये तो ये तो एकदम लिखा हुआ है, ये तो रट्टा मारने वाली बात हो गई। रट्टा मत मारो, समझो बात को। ऑप्शन आए, ऑप्शन आए मोर, समझना बात को, जानवर, समझना बात को, पर्वत, समझना बात को, और नदी। आपसे पूछा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, आपसे पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। सर आपके तो मोर धोर सारे इसी जातिवाचक में, अब हम करे तो करे क्या। अरे आपको पता है जानवर इसका वर्गीकरण होता है, पर्वत इसका भी वर्गीकरण हो रहा है, नदी इसका भी वर्गीकरण हो रहा है, लेकिन सर ये तो एक जानवर ऑलरेडी विशेष जानवर है, तो इस कंडीशन पे आप किसको राइट करोगे, मोर को व्यक्तिवाचक बताओगे। लेकिन यहां पर क्या है, मोर तो जातिवाचक में, तो सर आप बता रहे हो मोर व्यक्तिवाचक में, यहां अपने जातिवाचक में लिखता है, इसको समझाना जरा, अभी समझाता हूं, चलिए अब समझाते हैं। अब आइए फिर से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये हो गए 4। अब आइए यहां पे लिखा हुआ है मोर, ध्यान से समझना बात को, यहां पे लिखा हुआ है सुरेश, यहां पे लिखा हुआ है जयपुर, यहां पे लिखा हुआ है चंबल। आपसे पूछा कि साहब हमें यह बता दो इनमें से जातिवाचक कौन सा है, इनमें से जातिवाचक कौन सा है, मुझे बताओ एनडीसी परिवार के लोगों, आप क्या कहोगे, सर मोर जातिवाचक है, क्योंकि मोर तो बहुत सारे, ये विशेष विशेष विशेष, लेकिन मोर तो बहुत सारे हैं। अब जातिवाचक जो आपने पहले वाले प्रश्न में व्यक्तिवाचक किया था, वही अब की बार क्या कर दिया, जातिवाचक कर दिया। चीजें समझाते हैं ही नहीं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये 5 उदाहरण लिख लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष स्थान विशेष का नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ये 5-7 नाम लिख लो। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ये आते हैं। हो गई संज्ञा, पेपर में प्रश्न आया, गलत हो गया, सर ने तो हमें उसमें बता रखा था, उस किताब में तो हमने वहां पढ़ रखा था, दोष दिए जाते हैं। लेकिन लास्ट में भूंड का ठीकरा किसी के सर पे फोड़ो, कोई मतलब नहीं होता, भविष्य आपका खराब हो जाता है, आपको पंचवर्षीय योजना में शामिल हो जाना पड़ता है, वैसे ही 5-5 साल लग जाते हैं वैकेंसी को। इसलिए ढंग से पढ़े, अच्छे पढ़े और कॉन्सेप्ट को समझे, रट्टा मत मारे। यहां कुछ भी लिखा हो, मैं जो बोल रहा हूं ना उसकी कीमत है। ये नोट्स आपको हर किताब में मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसकी कीमत है। चलिए, चिड़िया, बहन, भाई, दुनिया के तमाम बहनें, दुनिया के, अब देखो बहन भाई जन जितने भी रिश्ते हैं ना, होते हैं ना, बहन भाई, चाचा नाना जीजा ताता, है ना, ताता क्या मतलब ताऊ, है ना, और ताती, ताता और ताती नहीं, ताऊ ताई, है ना, काका काकी, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, जितने भी सब हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पद हैं, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, सब कुछ, ये सब कुछ क्या किसमें आ जाते हैं, जातिवाचक में। लेकिन जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं देख लो, कभी भी जल्दबाजी मत कर देना रटे हुए ज्ञान के आधार पे, बिल्कुल भी मत कर देना, ठीक है ना। किसान बिल्कुल जातिवाचक, माली, चोर, ये सारे क्या हैं, ये प्राणी हैं, ये सब प्राणी हैं और इनकी संपूर्णता का बोध। चोर में दुनिया के तमाम चोर आ गए, अध्यापक में तमाम अध्यापक, भाई में तमाम भाई, ये सारे क्या हैं, वस्तु, घड़ी, कलम, टेबल, कुर्सी, इस कुर्सी में सारी कुर्सियां शामिल है। जो आपके घर पे कुर्सियां वो भी कुर्सी है, मेरे पास है वो भी कुर्सी है। टेबल जो आपके पास है वो भी टेबल है, मेरे पास है वो भी टेबल है। कलम जो मेरे हाथ में वो भी कलम, आपके हाथ में वो भी कलम। घड़ी जो मेरे हाथ में तो है ही नहीं, घड़ी जो भी, हाँ मैं रोज पहनता हूं वो घड़ी, आपके हाथ में भी घड़ी होगी। तो ये सारे क्या है, ये जाति का बोध करा रही है। शिक्षक, वकील, मंत्री, पद जितने ही होते हैं ना, ये भी सारे क्या हो जाते हैं, आते जातिवाचक में ही है। वो तो ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछते थे सर भूकंप किस में आता है। ये लो भूकंप, आज नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेज में तीसरी क्लास के 5वें पन्ने पर भूकंप आता है। तो ये देख लीजिए, प्राकृतिक आपदाएं, वर्षा, तूफान। अब वर्षा शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, इसमें गलती से आप जो गलत कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, वर्षा, तूफान, बिजली, भूकंप, ये जितनी ज्वालामुखी, सारी सारी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं, ये सारी इसी में आती है। पहाड़, नदी, समुद्र, भवन, है ना। अब देखो समुद्र, ध्यान रखना, समुद्र, भवन, नगर, गांव, विद्यालय, सब के सब क्या हैं, जातिवाचक हैं। और जातिवाचक सारी क्या होती है,
सार्थक होती है। भवन का नाम दे सकते हैं, मेहाई भवन, है ना, करणी भवन, तेजा भवन, ठीक है। नगर का नाम हो सकता है, विद्यालय का नाम हो सकता है ना, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड, तो इन सब के नाम दे सकते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम नहीं दिए जा सकते। बस इतना ही ध्यान रख लो, सार्थक और निरर्थक आपकी कभी गलत नहीं होगी। हाँ, समझ आई? टाइम दे रहा हूं, सदुपयोग हो रहा है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान रखें, हम पढ़ रहे हैं द्रव्य, ना कि हम पढ़ रहे हैं द्रव। गलत। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, हम लिक्विड नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ते हैं द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? पदार्थवाचक। पर द्रव्यवाचक में आप 3 बातें याद रख लो, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगी। नंबर एक, सदैव एक वचन में, इसमें जो संज्ञाएं आती है सदैव एक वचन में रहती है। इसमें जो भी संज्ञाएं आएगी सदैव एक वचन में। सर कैसे? देखो, जैसे हमने कहा दूध, सोना, है ना, दूध, सोना, चांदी, है ना, और ऊन, सॉरी ये क्या ले रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, दूध, सोना, चांदी, है ना, ऊन, ये सारी क्या है? ये हमेशा, आप देखिए, आपने इतना सा दूध पिया तो भी दूध पिया, और आपने इतना सारा दूध पिया तो भी दूध पिया। या सर हम इतना सा पीते हैं तब तो दुद्धू होता है, और हम इतना पीते हैं तो दूध होता है, और हम बहुत सारा पी लेते हैं तो दुद्धा हो जाता है। ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब ये सदैव एक वचन में ही रहता है। सोना, आपको इतना सा सोना मिला तो भी सोना लाए, आप इतना सारा सोना लाए तो भी सोना लाए, है ना, सोना, सोने, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से चांदी, चांदी, चांदियां, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता। ऊन, आपके ने थोड़ी सी ऊन है तो ऊन है, और बहुत सारी ऊन है तो ऊन है। मेरे पास ऊन्ना है, थोड़ी है तो उन्नू है, ऐसा तो नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं, है ना। ऐसे तो पानी, मेरे पास पानी है, मेरे पास बहुत सारा पानी है, मेरे पास पान्ना है, और मेरे पास थोड़ा पानी है तो मेरे पास पान्नू है, ऐसा तो नहीं बोलते। यानी ये सदैव एक वचन में रहती है। दूसरी चीज है प्रकृति से प्राप्त होने वाली। कहां से? प्रकृति से प्राप्त होने वाली। प्रकृति से प्राप्त होने वाली, सर ये कैसे बताना जरा? हाँ बिल्कुल, देखो, आपको दूध कहां से प्राप्त हुआ? सर गाय से। अरे गाय है तो प्रकृति ना। आपको शहद कहां से प्राप्त हुआ? सर हमें तो मधुमक्खियों से। अरे है तो प्रकृति ना। सर आपको रेशम कहां से, रेशम, तो रेशम कहां से प्राप्त होता है? अरे ये तो कीड़ों से। अरे है तो प्रकृति ना। इसी तरह से ऊन, ये भी, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। इसी तरह से सोना, चांदी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त होती है? प्रकृति से। दूसरा, इनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण भी होता है। ये जो प्राप्त होती है, इनसे अन्य नई नई वस्तुओं का निर्माण भी होता है। नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है, याद रखना। इसमें जो शब्द आते हैं ना, निर्माण होता है, ध्यान रखना, ये जातिवाचक का ही भेद है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आता है? चौथा पॉइंट ये आता है, ये सदैव अगणनीय होती है। अगणनीय होती है, यानी आप इनको अगणनीय, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। मैं 5 दूध पी गया, मैं 4 सोने लेकर आया, मैं 3 शहद खा के आया, मैं 2 ऊन लेकर आया, नहीं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये 4 बातें ध्यान रख लो। सदैव एक वचन में, प्रकृति से प्राप्त, इनसे अन्य वस्तुएं बनती है, अगणनीय होती है। समझ गए बात आप? अब आइए हम यहां पे आते हैं वापस। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, आप देख सकते हैं, इस संज्ञा में द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम प्रायः नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, मगर गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। इन्हें क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। अब देखिए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, दूध, घी, तेल, पानी, शक्कर, गेहूं, चावल आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती है और ये हमेशा अगणनीय रहती है, ठीक है। अब आइए समुदायवाचक। समुदाय में आप ये याद रखें, ऐसे शब्द आएंगे जो शब्द पढ़ते ही आपको लगेगा यार इसमें ये अकेला नहीं है हमेशा ज्यादा। यानी 2 बातें इसके बारे में ध्यान रखो। एक, सदैव एक वचन, और हमेशा समूह का बोध होगा। सदैव एक वचन में प्रयुक्त और हमेशा क्या होगा? समूह का बोध होगा। जैसे
कुत्तों का एक झुंड तेजी से मेरी ओर बढ़ रहा था। झुंड मतलब उसमें एक से अधिक है, दल मतलब एक से अधिक है, गिरोह का मतलब यह हो गया कि उसमें गिरोह है मतलब एक से ज्यादा है, सभा हो रही है मतलब एक से ज्यादा है, सेना एक से ज्यादा, फौज एक से ज्यादा, कक्षा में एक से ज्यादा है, गुच्छा एक से ज्यादा, ढेर एक से ज्यादा, श्रृंखला, श्रृंखला है कोई चेन सिस्टम है तो उसमें एक से ज्यादा है, मंडल, जत्था, काफिला, गिरोह, समिति, दरबार, है ना। ये सारे के सारे, जैसे परिवार, ये भी क्या है, विद्यालय, ये भी क्या है ना। ये सारे के सारे चीजें जो है, जहां पर जैसे झुंड हो गया, ठीक है, इसी तरह से गिरोह भी हो गया, सभा भी हो गया, दल भी हो गया, और क्या हो गए शब्द, बहुत से आ गए, इसमें तो काफी आ गए। ठीक है, जो शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं और हमेशा 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 क्या करते हैं, समूह का बोध कराते हैं, वो द्रव्यवाचक समूहवाचक होते हैं। इसको हम और समझ लेंगे, कहां समझ लेंगे, जब टेस्ट होगा तब समझेंगे। अब आइए भाववाचक। पेपर में 60% प्लस क्वेश्चन देने वाली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में पहली चीज ध्यान रखो, ये भाव होते हैं। क्या होते हैं, भाव होते हैं, इसलिए आप इनको महसूस कर सकते हो, महसूस कर सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। सदैव एक वचन में, एक वचन, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, भाव होता है। अब देखिए, हर चीज में भाव होता है। बोला सर ऐसा थोड़ी होता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपका आमना सामना किसी से हुआ, उसने आपको देखते ही आपको गाली दे दी। क्या दे दी, गाली, गाली दे दी। अब गाली देते ही आपको क्या आया, क्रोध आया। क्या क्रोध ऐसे आएगा, पहले घुटनों में आएगा, फिर पेट में गुड़गुड़ बोलेगा, फिर माता ओ मुझे क्रोध आया, ये ले भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्रोध, आपको आया गुस्सा। इनको छू सकते हो क्या, बोला सर नहीं, नहीं छू सकते सर, क्रोध गुस्सा। और आप दोनों ने कर ली लड़ाई, आप लड़ाई को छू सकते हो क्या, आप उसको छू लोगे लेकिन लड़ाई को नहीं छू सकते। आप आम मीठा होता है, उसके मिठास को छू सकते हो क्या, गुरुजी नहीं छू सकते। आप पढ़ते हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या इस पढ़ाई को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते हो। लड़का होता है, उसमें लड़कपन होता है, क्या उसे छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। इसी तरह जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपको बड़ी खुशी होगी, उस खुशी को आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। आपका सिलेक्शन देखकर दुनिया को बड़ी ईर्ष्या होगी, अरे इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, इस ईर्ष्या को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते हो। आपके माता पिता को जो प्रसन्नता होगी, क्या उसे छुआ जा सकता है क्या, नहीं छुआ जा सकता। आपके के लोगों को आपका सिलेक्शन देखकर आप उनके दर्द के मरोड़ उठेंगे। यूं मान लीजिए दर्द होगा कि अरे इनका कैसे हो गया, क्या इस दर्द को छुआ जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता। बूढ़ा होता है, उसका बुढ़ापा, क्या बुढ़ापे को छू सकते हो, बिल्कुल नहीं छू सकते हो। क्या छू सकते हैं, ऐसे मुंह करके बता देंगे ये देखो बुढ़ापा ऐसा होता है, नहीं छू सकते। इसी तरह से एक किशोर होता है और उसकी किशोर्य नहीं होता बल्कि कैशोर्य होता है। क्या होता है, किशोर्य, कैशोर्य, तो उसके कैशोर्य को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। एक बच्चा होता है, उसका बचपन को आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। बोला बाल पकड़ के सर उठाएंगे, ये रहा बचपन ऐसा होता है, नहीं छू सकते। बालों को छू रहे हो, बचपन को नहीं छू रहे हो, है ना। इसी तरह से कुछ लोग ईमानदार होते हैं, तो क्या उनकी ईमानदारी को आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। इसी प्रकार कुछ लोग बेईमान होते हैं, तो बेईमानी को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। कुछ लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, उनकी खूबसूरती को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। कुछ लोग बड़े भद्दे होते हैं, उनके भद्देपन को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते हो आप, बिल्कुल नहीं छू सकते हो, है ना। इसी तरह से आप देखते हो कि कोई पुल है, उस पर चढ़ान है, उस चढ़ान को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। इसी तरह गेंद गोल होती है, गोलाई को छू सकते हो, नहीं छू सकते। चौड़ाई को छू सकते हो, नहीं छू सकते। जीवन में अक्सर हम देखते हैं सुख और दुख तो आते रहते हैं, लेकिन क्या इनको कभी छुआ है, नहीं छू सकते हैं। सुख और दुख रोज रोज आ जाते हैं, आज इनको ले कमरे के अंदर, आज इनका इलाज करते हैं, नहीं छू सकते ना, नहीं छू सकते हैं। जवान होता है, उसकी जवानी को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। इसी तरह किसान होता है, उसकी किसानी को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। नौकर
नौकर की नौकरी और चाकर की चाकरी, चोर की चोरी और पूजा करने वाला जो पुजारी जो पूजा करता है उस पूजा को, इसी तरह से पूजा को नहीं छू सकते। इसी तरह से इंसान होता है तो क्या उसकी इंसानियत को छुआ जा सकता है क्या? नहीं छुआ जा सकता। और आदमी में आदमियत होती है, क्या उस आदमियत को कभी छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। इसी तरह से पुरुष होता है, उसमें पुरुषत्व होता है, नारी में नारित्व होता है, गुरु में गुरुत्व होता है, स्त्री में स्त्रीत्व होता है। क्या इनको छू सकते हो क्या? नहीं छू सकता। बालपन जिसे हम बोलते हैं, छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ढलान होती है, नहीं छू सकते हो। इसी तरह आम जो है मीठा होता है, उसके मिठास को नहीं छू सकते, तो इमली के खटास को कैसे छुओगे? और बीकानेर वाले कहते हैं हमारे भुजियों में चरकास बहुत है, तो चरकास नाम का कोई शब्द नहीं होता, वो होता है नमकीन, है ना। तो मिठास को नहीं छू सकते, खटास को नहीं छू सकते। नर में नरत्व होता है, उसको आप नहीं छू सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। इसी तरह से शिष्य होता है, उसमें शिष्यत्व होता है, उस शिष्यत्व को भी आप नहीं छू सकते हैं। समझ गए बात आप? ठीक है। इसी तरह से आप अगर और देखेंगे, बालपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, है ना। तकलीफ को आप कभी नहीं छू सकते हैं, किसी की तकलीफ को नहीं छू सकते। ठीक है। किसी को भूख लगी, उस भूख को नहीं छू सकते, उसकी प्यास को नहीं छू सकते हैं। किसी की भी भूख प्यास उनको नहीं छुआ जा सकता। किसी का भाग्य होता है, क्या भाग्य को छू सकते हो? नहीं छू सकते। कुछ लोग धैर्यवान होते हैं, उनके धैर्य को नहीं छू सकते। इसी तरह से कुछ लोगों की सुंदरता को नहीं छू सकते हो। तो कुछ लोगों की नीति शब्द में भी एक तरह की भाववाचक संज्ञा ही देखने को मिलती है। कुछ लोग कामुक होते हैं, उनकी कामुकता नहीं छू सकते, है ना। कामुकता नहीं छुई जा सकती है। उसी तरह से कुछ लोगों में नैतिकता होती है, आप नैतिकता भी नहीं छू सकते। कुछ लोग बड़े स्पष्ट होते हैं, तो उनकी स्पष्टता को भी नहीं छुआ जा सकता है। कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं, तो क्या उनकी गंदगी को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, क्या उनकी अच्छाई को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। कुछ लोग बड़े बुरे होते हैं, क्या उनकी बुराई को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। सगाई नहीं छुआ जा सकता। सुनने में आ रहा है चुनाव आ रहे हैं, क्या उस चुनाव को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता। तो भाववाचक संज्ञा हर चीज में भाव होता है, हर चीज में भाव होता है, बस जरूरत है उसको समझने की। इतने सारे शब्द मैं अगर लिख सकता हूं तो मेरे से पढ़ा हुआ हर स्टूडेंट इतने सारे शब्द लिख सकता है, बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा शब्द लिख सकता है। तब जाकर होता है कि हमारा पढ़ाना सफल हुआ। सफल हुआ तो सफल में हमें सफलता दिखाई दी, तो सफलता को छुआ जा सकता है क्या? नहीं छुआ। आपका जिस दिन चयन होगा, उस चयन को छुआ जा सकता है क्या? नहीं छुआ जा सकता है। तो कुल मिला के आप समझ गए कि भाववाचक संज्ञा कहां होती है। बात समझ आ गई? अब आइए यहीं पर, इसे स्वभाव वाली संज्ञा कहा जाता है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, आनंद आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं लगा ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं लगा क्या? यही खूबी रहनी चाहिए। मैं जितना पढ़ाने में आनंद अनुभव कर रहा हूं, आनंद की मुझे अनुभूति हो रही है, उतना ही आपको पढ़ने में जिस दिन होगी, मुझे आपको लाइव बुलाना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक आओगे। स्वभाव वाली संज्ञा होती है किसी भी पदार्थ में गुण, दशा, भावों का बोध करवाने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जिसको हम देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं। छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। सर आप कह रहे हो कि छू नहीं सकते, सर बिजली को छू सकते हैं क्या? अरे यार छू के देख ले, पता लग जाएगा। सर हम भूत को छू सकते हैं क्या? ये होते हैं कुतार्किक प्रश्न जो पूछे जाते थे जब मैं नया नया पढ़ाता था, तब इस टाइप के कुतार्किक प्रश्न पूछे जाते थे। इस टाइप के फालतू प्रश्नों में कुछ नहीं रखा। अब आइए, सुख दुख जवानी बुढ़ापा बचपन सुंदरता कुरूपता। सर्दी आने वाली है, सर्दी को नहीं छू सकते, आप ठंड को महसूस कर सकते हो। सर्दी हो ठंड हो, इसको महसूस कर सकते हो। गर्मी, उन्नति, पढ़ाई, प्रेम, घृणा, क्रोध, मानवता, शैतानी नहीं, बड़ी शैतानी कर रहा है। हाँ,
अब देखो ये शब्द एक ऐसा है, अगर आप इसको यूं यूज दोगे ना कि शैतानी शक्तियां, शैतानी शक्तियां, तब तो ये क्या बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा। लेकिन जब शैतानी शब्द है कि अरे तू शैतानी मत कर, तो शैतानी ये क्या है, ये आप संज्ञा हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं रट्टा मत मारो कभी भी, ठीक है। स्वतंत्रता, परतंत्रता, घबराहट, भिन्नता और शत्रुता, मित्रता, भिन्नता, उन्नति आदि ये सारे शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आनंद आ गया होगा। और अब सोचिए कि ये क्लास हुई है लगभग 55 मिनट की हो चुकी है। 55 मिनट में अगर हम अभी तक आधा ही पढ़ा है, जितना आज पढ़ा है उससे डबल कल पढ़ेंगे। और असल में आज पढ़ा है उसका वास्तव में भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण और कौन सी संज्ञा कब कन्वर्ट होती है, वो सारा जो मैटर है जहां से 50% क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अब समझ आ रहा है कि पढ़ना किसे कहते हैं और रटना किसे कहते हैं, समझ आ रहे हो ना? ठीक है, तो आज की क्लास को हम बहुत जल्द समाप्त करते हैं। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, सेकंड ग्रेड। देखो एक चीज सुनो, ध्यान से सुन लेना जितने भी लाइव हो। एक यूट्यूब पे जाओगे, एनडीसी क्लासेस पे सर्च करोगे तो अपने वीडियो जो क्रम से पढ़े वीडियोज में जाना, उसमें एक है नोट्स कैसे प्राप्त करें, या आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 70 23 92 97 87। थोड़ा नंबर सही नोट करना, और डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए। कई बार गलती से एक दिन लोगों ने एक समझ लिया इसको, और कईयों को कई गलत चले गए किसी के पास नंबर, वो बार बार बेचारा परेशान हुआ। तो इस पे आप जैसे ही मैसेज करोगे आपको एक लिंक मिलेगा, नोट्स कैसे प्राप्त करें। उस वीडियो को पहले देखना, उसमें देखना आपके लिए कौन से सूटेबल टेस्ट सीरीज है वो लेना, ठीक है। जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो भी स्टूडेंट हैं जो पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी पॉइंट पर एक केवल व्याकरण की टेस्ट सीरीज रख रखी है। मात्र 100 रुपए उसका चार्ज है। उसमें आपको नोट्स की, पूरे नोट्स की पीडीएफ भी उपलब्ध करवा रखी है। प्रिंट आउट निकलवाओ, क्लास के साथ साथ पढ़ो, करेक्शन करते चलो, नया ऐड करते चलो, आनंद आ जाएगा पढ़ने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि फटाफट, और बहुत जल्द मैं व्याकरण की जो टेस्ट सीरीज है उसमें टेस्ट जो है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मतलब सारे टेस्ट अपलोड कर दूंगा एक बार, और फिर वापस उसको शेड्यूल के रूप में लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि। कल इससे भी शानदार क्लास के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।